नमस्कार। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम इन्वोल्यूट और एवोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम चेक करेंगे कि इसका कर्व कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इफ द टेंजेंट टू ए कर्व सी आर नॉर्मल टू another curve C1, then C1 is called involute of C and C is called evolute of C1. Okay, so फिगर से आप बिल्कुल क्लियर दे सकते हैं। ये हमारे पास कर्व C है और हमने इस पॉइंट के ऊपर इसका टेंजेंट फाइंड आउट करा, तो दिस इज T। अब ये जो टेंजेंट है किसी कर्व के नॉर्मल कैसे हो सकता है ना। जब हम कोई कर्व लाइन है, ये लाइन है, हम बोल रहे हैं कि ये कर्व इस कर्व के नॉर्मल है, तो ऐसे नहीं पता चलता नॉर्मल का। नॉर्मल का मतलब होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर एक हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इस टेंजेंट का इस टेंजेंट के साथ एंगल 90 है कि नहीं। इफ दे 90 देन इट मीन दैट दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस कर्व। सो ऑब्वियस है, ये जो सी है, सी का जो कर्व है, इससे हमने यहाँ पे एक टेंजेंट प्लॉट करा, इस तरह से टेंजेंट प्लॉट करा हमने, और हमने C1 के ऊपर भी टेंजेंट प्लॉट करा T1। तो वील सी कि इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट आपस में 90 होगा, तभी ये आपस में आपका C1 इन्वोल्यूट होगा और जो C होगा वो एवोल्यूट होगा। अदरवाइज इट विल बी so you see how this involute and evolute connected to each other. Okay, so now we will find the involute of a space curve. So let's see. Let C1 is involute of C, so C will be evolute. C1 involute है तो C evolute होगा C1 का। And let the equation of C V R equal to R of S, जो दोनों में से एक चीज तो हमें गिवन दी होगी, तो हमें एवोल्यूट दिया है और हमें इनवोल्यूट फाइंड आउट करना है। ठीक, C1 हमें अननोन है और C हमें गिवन है। सो फॉर सिंपलिसिटी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सबस्क्रिप्ट 1 है वो हम कर्व C1 के लिए यूज करेंगे और विदाउट सबस्क्रिप्ट जो होगा वो कर्व C के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं, ये मैंने एवोल्यूट बनाया है और ये आपका इनवोल्यूट है, और इस हम C1 की वैल्यू कर्व निकालेंगे। सो डेफिनेशन से क्लियर है कि जो इसका टेंजेंट होगा T और जो एवोल्यूट का, और जो इनवोल्यूट का टेंजेंट होगा एट P1 पॉइंट, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, और P1 का पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया, P का पोजीशन वेक्टर R ले लिया। ठीक, सो दिस इज नॉर्मल N and let's see how it is derived down. Now you can see this OP1 can be written as OP plus P into P1। ठीक, ट्रायंगल लॉ लगा के हम ये लिख सकते हैं। सो इट इज OP हमारे पास R वेक्टर है प्लस म्यू इंटू टी। आप P इंटू P लिया तो T हमारा ऑब्वियस है, टेंजेंट T है। सो इस वेक्टर को हमने यूज करा विद यूज ऑफ स्केलर। ठीक है, तो हम इस स्केलर जो हमने ये यूज करा, प्रोपोर्शनलिटी जो हमने यूज करी, स्केलर तो नहीं बोलेंगे हम इसको, एक हमने जो मल्टीप्लाई करा, अभी इट मे बी वेरी, कांस्टेंट तो मैं यूज नहीं कर सकता इसको, इट मे बी वेरी। और इस म्यू की हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या होनी चाहिए इसकी म्यू की वैल्यू। सो म्यू इज टू बी डिटरमिन्ड
जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करे थे, तो उसी तरह से इसका म्यू फाइंड आउट करेंगे. So it is proportional to this t. P into P1 is proportional to t. So that's why mu t. और हम इस proportion जो आपका constant of proportionality है वो find out करेंगे. What this constant vary, ठीक है, that is a parameter हो गया. constant word हो गया तो parameter हो गया. ठीक. अब वेरिएबल तो बोलेंगे नहीं इसको. I think you know the difference between parameter and variable. So it vary with respect to t x, जो भी आपका पैरामीटर होगा, जो आर्क लेंथ होगा उसके रिस्पेक्ट टू ये मूव चेंज हो सकता है. होगा ऑब्वियस चेंज. जैसे अगर p अपनी पोजीशन चेंज करता है तो यहाँ पे ये t भी चेंज होगा. तो ऑब्वियस है ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी पैरामीटर है म्यू, ये भी चेंज होगा. सो हमने सबसे पहले क्या करा, S1 से डिफरेंशिएट करा बोथ साइड्स. सो डेरिवेटिव ऑफ R1 that is T1 टेंजेंट, दिस टेंजेंट T1, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन अब रिस्पेक्ट टू S करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे हमने चेन रूल लगा लिया. सो ds होगा, ds आएगा इधर. सो R का डेरिवेटिव R dash is T, and derivative of mu dash into t as it is, plus mu derivative of t. Derivative of t is t dash, और t dash हमने फर्नेट इक्वेशन से पुट कर दिया यहाँ पे. कप्पा n और ds over d1 ds1 as it is. तो derivative इक्वेशन 2 अब क्लियर है. देखिए भाई T1 और T के बीच में एंगल 90 है. सो T1 डॉट T जो आपका 0 आएगा. ठीक. सो इधर बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि दिस टेंजेंट इज perpendicular to this. This is from the definition part. So if we put this T1 here, what we get? So you can say कि दोनों साइड आप t के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है. यू कैन आस्क. तो यहाँ पे T1 डॉट T 0 बन जाएगा. दिस इज 0. T डॉट T 1 आएगा. तो ये 1 आ गया. T डॉट T यहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ गया. एंड T डॉट N इज 0. सो साथ में ddx ओवर ds1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्लियरिटी है कि अब ये जो ds ओवर ds1 है ये तो 0 कभी नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि जब हम चेंज ऑफ पैरामीटर कर रहे होते हैं तो आपका एक तरह से ये हमारी कंडीशन होती है कि दे नॉट बी 0. सो वी हैव टू solve this differential. So this is 1 plus d mu over ds. So हमने इस तरह से इसको लिख दिया. Now if we integrate it, तो mu plus s is equal to constant of integration. तो mu का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हमने mu ऊपर लगाया था. सो देख लो ये s के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे जैसे s वेरी करेगा ये भी वेरी करेगा. So we put this in equation 1. What we get? R1 is equal to R plus C minus S T. So students हमने involute की equation find out कर ली. देखो, this is equation of involute. So this is a required equation of involute C1 of curve C. So involute की curve क्या आएगी? R1 is equal to R plus C minus S into T. यहाँ भी इस साइड जो सारे जो R है, T है, S है, ये सारा किससे कनेक्टेड है? ये C कर्व से, एवोल्यूट से कनेक्टेड है. ठीक. तो C आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसको आप 0 ले लो, 1 ले लो, वो भी व्हाटएवर. अदरवाइज ये आपका T भी C कर्व का टेंजेंट है,
एस पैरामीटर है, आर्क लेंथ है सी की, और आर तो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, डिपेंडिंग अपॉन एस. सो नाउ वी डू, अब हम कोशिश करेंगे कि इनवोल्यूट का कर्वेचर K1 और साथ में टॉर्सन टॉ1 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डू. On substituting the value of mu in equation 2, we get equation 2 में, equation 2 is this. अगर यहाँ पे हम mu की वैल्यू पुट कर देते हैं तो what we get, mu डैश -1 था तो यहाँ -1 आएगा, तो आपस में कट जाएगा. ठीक. So what we get T1 mu K n. पहली दो टर्में कट गई, मैंने आपको बता दी. बाकी आपका यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट कर दिया C माइनस एस और K कप्पा n. ठीक. सो यहाँ से क्लियरली लग रहा है ये सारा का सारा आपका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टाइप हो गया. तो इट मीन दैट जो T1 है, T1 मीन्स जो कांस्टेंट टेंजेंट टू इनवोल्यूट है, दिस वन, दिस इज पैरेलल टू n. इट मीन दैट ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं. ये देखो, दे आर पैरेलल. ठीक. So we conclude that T1 is parallel to n. We take the positive direction along the involute so that T1 is equal to n. तो हम इस तरह से लेंगे positive direction along the involute so that T1 is equal to n. यहाँ पे हमने involute का tangent भी find out कर लिया. So keep in mind this is involute के केस में जो tangent of involute होता है वो principal normal of evolute होता है. So now from equation 4 यहाँ से हम ds1, यहाँ पे ऑब्वियस है T1 जो है वो n के बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. वी कैन कैंसिल आउट देम. तो यहाँ पे आपके पास इस टर्म को, यहाँ 1 बच गया, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर से. तुम्हारे पास बनेगा ds1 ओवर ds इज इक्वल टू C माइनस S इंटू कप्पा K. तो हमने इस डिफरेंशियल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया. नाउ टू फाइंड कर्वेचर K1 एंड टॉर्सन टॉ1. तो ये हमारे पास अभी हमने प्रूव करा, हमने दोनों तरफ S1 से डिफरेंशिएट कर दिया. सो वी गेट T1 डैश फर्नेट फार्मूले से हमने कप्पा 1 n1 पुट कर दिया, और यहाँ पे n डैश बनेगा. सो n डैश रिस्पेक्ट टू s कर देंगे, और साथ में ds ओवर ds में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n डैश का फर्नेट फार्मूले से टॉ बी माइनस कप्पा टी, और इसकी ds ओवर ds1 की वैल्यू पर फाइंड आउट करी हमने. सो वो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे. सो दिस इज, अगर हमने कप्पा n K1 निकालना है तो n1 नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ डॉट ले लेते हैं, तो n1 डॉट n1 1 हो जाएगा, या यू कैन से कि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी. ठीक. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट कप्पा 1 स्क्वायर. और तो ये राइट लेफ्ट जो डिनोमिनेटर है वो सिंपली स्क्वायर ही होगा क्योंकि दे आर नॉट वेक्टर्स, और ऊपर जो है वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा इसी वेक्टर का इसी के साथ. तो b डॉट v1 बचेगा, b डॉट t 0 होगा, और b डॉट t भी 0 होगा, t डॉट t. तो ओनली यही बचेगा टॉ स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. तो यहाँ से जो c हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दिस इज कर्वेचर ऑफ इनवोल्यूट. ठीक. नाउ यहां से देखिए, अगर हम इस रिजल्ट से ही प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ इनवोल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं n1. सो n1 यहां से आ गया हमारे पास. गॉट माय पॉइंट. और अब T1 तो हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है कि जो आपका T1 है वो n के बराबर है.
n भी मिल गया, n1 भी मिल गया, तो b1 फाइंड आउट कर सकते हैं हम, t1 क्रॉस n1। तो हमने t1 की वैल्यू n पुट कर दी और इसकी वैल्यू हम पुट कर दी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। सो n क्रॉस b इज इक्वल टू t आएगा, तो ये t हो गया, और n क्रॉस p आएगा माइनस b, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर एज इट इज। सो हमारे पास n1 b1 और t1 तीनों हमने इसके टेंजेंट्स वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ कम टू द टॉर्सन, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। टॉर्सन का फार्मूला आपको पता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्सन, tau1 इज इक्वल टू r1 डबल डैश ट्रिपल डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइड बाई kappa 1 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया t1, और t1 जो होगा वो n1 के बराबर है, हमने प्रूव करा हुआ है। और सेकंड इसका डेरिवेटिव n डैश, n का डेरिवेटिव करेंगे, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो n डैश और n डैश की वैल्यू फॉरनेट फॉर्मूले से पुट कर दी, और ds ओवर ds1 की वैल्यू भी यूज कर ली हमने। अब ट्रिपल डैश, अब इसका डेरिवेटिव करना है हमने रिस्पेक्ट टू s, और साथ में हम ds ओवर ds1 कर देंगे। तो क्वेश्चन रूल लगा दिया हमने, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आया, फिर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज हियर, फिर ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म k कप्पा इनटू s c माइनस s, ये हो गया, और साथ में, और देखो c का डेरिवेटिव 0 होगा, और कांस्टेंट s का डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो माइनस k आ गया यहाँ पे, और ds ओवर ds1। फिर हमने इसकी वैल्यू यूज कर ली, ds ओवर ds1 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब है तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो k क्यूब c माइनस s का होल क्यूब r1 डबल डैश, और फिर हमने थोड़ा सा इसका डैशेस वाली फॉर्मेट फॉर्मूले से b डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, t डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो हमने वैल्यूज यूज कर ली, यहाँ पे b डैश की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमने t डैश का वैल्यू यूज कर लिया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा, ब्रैकेट्स ओपन करे, ये आया हमारे पास रिजल्ट, और लाइक दिस, सेम है ये वाला, ये रिजल्ट सेम आएगा, और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, यू कैन गो थ्रू दिस, और आफ्टर दिस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि बाहर के c माइनस एस पड़ा है और k डैश अंदर है, तो ये टर्म कोएफिशिएंट बन जाएगा, और t तो सेम है, और ये प्लस का हो जाएगा कि बाहर नेगेटिव है, और ये माइनस का, तो उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने टर्म कलेक्ट कर ली, ये t का एक ही टर्म बचा, ये वाला, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे। फिर n की टर्म्स कलेक्ट कर ली, n की टर्म्स एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, ठीक, तो इन टर्म्स को ये लिख लिया। फिर हमारे पास बच गया b की टर्म्स, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसी को लिखा है। और फिर हमारे पास बचता है b, तो b का एक टर्म ये आएगा और एक ये आएगा, तो इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक, और एक टर्म ये है b का, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। सो लाइक दिस, नाउ वी हैव टू क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का, और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हमने, ये n था, तो यहाँ पे n क्रॉस b t बन गया, और n क्रॉस t माइनस b बनेगा, तो ये आ गया क्रॉस। अब इसका ट्रिपल r1 ट्रिपल डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो t का डॉट प्रोडक्ट t के साथ ही आएगा, बाकी साथ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉ k स्क्वायर, ये बन गया चीज। फिर t का हम इसके साथ करेंगे, t इंटू एन 0, t डॉट b भी 0 आ जाएगा, फिर हम k b से लेंगे, तो b डॉट t 0, b डॉट n भी 0, b डॉट b 1, तो ये टर्म आएगा, और यहाँ पे कप्पा है, तो कप्पा इंटू दिस, ये टर्म्स बन गई।
और डिनोमिनेटर में ऑब्वियस है, यहाँ से ये टर्म एज इट इज थी और यहाँ पे हमने इस तरफ ये मल्टीप्लाई करा था, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पे पावर 4 होगी। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया, सिस्टम कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। सो फाइनली वी आर रेडी टू फाइंड द टॉर्सन ऑफ इनवॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला है और यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये वैल्यू हमने सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ये, और कप्पा 1 स्क्वायर ये हमारे पास कर्वेचर का वैल्यू आ गया। सो इनको दोनों को सिंप्लीफाई करके फाइनली वी गेट द टॉर्सन ऑफ इनवॉल्यूट। सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर।